गुड मॉर्निंग क्लास। श्री दीपन चौधरी महाविद्यालय संभावना आज आपके सामने बी फाइनल ईयर जो है आपका, उसमें आपको पता ही है कि आप लोगों के 3 पेपर होने हैं। ठीक है, तो पहला है आपका साइकोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, सेकंड है आपका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, 3 आपके पेपर तीनों अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। पहली फील्ड में हम बात करते हैं रिसर्च करने की। ठीक है, जब भी हम अपने आसपास कुछ नई चीज़ों को अनुभव करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें, ताकि अगर हमें भविष्य में उसके बारे में कभी भी कुछ बोलना पड़े तो हम प्रमाण के साथ बात करें, बिना प्रमाण के ना बोलें। ठीक है, तो ये आपका पहला है। ठीक है, सेकंड पेपर है आपका पर्यावरणीय मनोविज्ञान। तो पर्यावरण में हम जानते हैं हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें जितनी भी चीज़ें हमारे साइकोलॉजिकल लेवल को इफेक्ट करती हैं, जो हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, चाहे आर्थिक रूप में करें या पर्यावरणीय रूप में या सामाजिक रूप में, ठीक है, या आपके क्या बोलते हैं आपदाओं के रूप में, ठीक है, जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट या प्रभाव व्यक्ति के ऊपर सीधा पड़ता है, तो उन सभी को जानने के लिए हम लोग पर्यावरण मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। ठीक है, और थर्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन हम सभी नाम से ही जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। ठीक है, संगठन मतलब जब जहाँ एक से ज़्यादा लोग, चाहे 2 हो, 3 हो या उससे ज़्यादा हो, या 100 में हो या हजारों में संख्या होती है, जब किसी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी कार्य की पूर्ति के लिए, तो उसे अपन लोग संगठन कहते हैं। और संगठन में जो व्यवहार व्यक्ति करता है एक दूसरे के साथ, उसे संगठनात्मक व्यवहार कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ना है आपका पहला पेपर। ठीक है, हाँ, हमारा आपको पता है कि 3 दिन हमको पढ़ना है फर्स्ट पेपर, 2 दिन सेकंड और 1 दिन थर्ड। ठीक है, हाँ, तो आपका जो है परिकल्पना, तो परिकल्पना आपका 3rd यूनिट है जो कि आपका स्टार्ट हुआ है अभी। ठीक है, तो 3rd यूनिट यानी कि परिकल्पना। तो परिकल्पना जहाँ तक हम आप लोग नाम से जानते ही होंगे, परिकल्पना को अपन लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, हाइपो मतलब छोटा सा, थीसिस मतलब पहले से कथन करना। ठीक है, छोटा सा ऐसा एक कथन करना या वाक्य बनाना जो भविष्य के बारे में हम बनाते हैं। अब वो कथन जब हमारे पास डाटा इकट्ठा होगा हम तब बता पाएंगे कि वो जो कथन हमारा था, जो हमने किया था, वो कितने प्रतिशत सत्य हुआ भी कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मोस्टली जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हाइपोथेसिस ज़्यादातर हम पूरी चीज़ों को पहले ध्यान में रख करके, पूरा लॉजिक इलॉजिक को देख करके, इलॉजिक को हटा करके लॉजिक को रख करके, उसमें जितना जो कुछ भी हमें लगता है कि हाँ अब ये चीज़ सही है, ये सही वाक्य बनाएगी, तभी हम एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। हम ऐसे ही अंधविश्वास या अपना पूर्व अनुभवों या फिर अपन लोग कह सकते हैं रूढ़ि युक्ति या फिर स्टीरियोटाइप की वजह से हम कभी भी किसी भी परिकल्पना का निर्माण नहीं करते हैं। परिकल्पना हम तभी बनाते हैं जब हम उस वाक्य को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं और हमें लगता है कि जो हम रिसर्च इस वाक्य को लेकर के करना चाहते हैं उसका हमें ये मतलब ये जो वाक्य है वो उस रिसर्च वर्क का साथ देगा। ठीक, तो परिकल्पना में अपन को परिकल्पना हाइपो मीन्स छोटा सा, थीसिस मतलब वाक्य को बनाना या कथन करना। तो जब हम किसी भविष्य के बारे में एक छोटा सा कथन बनाते हैं तो उसे अपन लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक, तो हाइपोथेसिस में, ठीक है, तो हाइपोथेसिस में जैसे कि हम बात करते हैं डेफिनेशन वर्क क्राइटेरिया की, तो डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन आपकी लोग मांगते हैं। ठीक है, ये अपन लोग कॉमन डेफिनेशन मांग सकते हैं तो सभी लोग पढ़ते हैं। पहले आपकी 1952 नंबर के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि जब भी हम कोई भी हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमारे हाइपोथेसिस बनाने का जो मेन मकसद है वो केवल एक ही होता है कि जितनी भी हमारी जनसंख्या है हमारे आसपास की, उस जनसंख्या में से एक पॉपुलेशन का हिस्सा हम उठाते हैं। हम अपने जो भी डाटा हम इकट्ठा करते हैं, हम उसी सैंपल पे अपना डाटा इकट्ठा करते हैं और उस सैंपल का जो रिजल्ट निकल के आता है हम उस रिजल्ट का सामान्यीकरण होल पॉपुलेशन पे कर देते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये वाक्य है। ठीक है, अगला है आपका गुडे और हॉट 1952 के अनुसार। ठीक है, तो गुडे और हॉट का कहना है कि मेन चीज हमारा क्या है कि सबसे पहले अगर हम कोई परिकल्पना बनाते हैं तो हमें ये चीज याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि आप क्या चीज खोजना चाहते हैं, मतलब आप रिसर्च किस चीज पे करना चाहते हैं, आपका टॉपिक क्या है। अगर आप टॉपिक क्लियर रखेंगे, अपना क्राइटेरिया क्लियर रखेंगे कि आप कहाँ कितने आपका सैंपल पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपके लिए उसकी वैधता को देना आसान होगा। ठीक है, अगला है टाउनसेंड 1953 का। तो टाउनसेंड का अकॉर्डिंग कहना है कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना चाहते हैं। तो बस जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो प्रॉब्लम हमारी क्या है,
हम उसको ही लेके एक हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने अभी कोविड आया था, 2 साल से जो कोविड चल रहा है, जब स्टार्टिंग में कोविड नया नया आया था तो हम कोविड से बिल्कुल ही अनजान थे, हमें कुछ नहीं पता था कि कोविड है क्या। ठीक है, हमें केवल कोविड की केवल उसका एक नाम पता था, उसके ना लक्षण पता थे, ना उसके कारण पता थे, कितनी मात्रा में फैलता है, कितनी स्पीड से फैलता है, कितनी चीज़ों पे ज़्यादा देर तक बना रहता है, किन किन चीज़ों से हम बच सकते हैं, क्या क्या उसके उपाय हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कोविड आया था तो ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल भी यहाँ से आउट ऑफ माइंड थी। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता था उसके बारे में। लेकिन जैसे ही जैसे धीमे धीमे समस्या आई, समस्या का समाधान खोज करने की कोशिश की गई, तो समस्या का समाधान करने के बाद में बहुत सारे आज हमारे सामने बहुत सारे हमारे पास एक अल्टरनेटिव्स मिल चुके हैं, जिनके बेस पे हम खुद का बचाव भी कर सकते हैं, दूसरों का बचाव भी कर सकते हैं, और जो भी इसकी ऑथेंटिक यानी कि बिल्कुल साइंटिफिक ट्रीटमेंट है हम उनका यूज करके इन चीज़ों का समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो कोविड अभी ऐसे समझ सकते हैं, कोविड सबसे बड़ा समस्या है हमारे लिए, जो हमारे लाइफ के जितने भी सोल्यूशंस हैं या जितनी भी हाइपोथेसिस उस टाइम पे भी आपका जैसे साइंटिस्ट है, अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए जब कोविड आया था तो उस टाइम पे भी लोगों ने बहुत सारी जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनके सामने प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब कोविड है क्या, उसको ठीक कैसे करें, उसकी वैक्सीन कैसे बने, पहले तो ये पता लगाना होगा कोविड के जो बैक्टीरिया है वो कौन कौन से हैं, तभी तो उसके ऊपर जो वैक्सीन है या मेडिकेशन है उसका बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से, ये साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस का, कई सारी हाइपोथेसिस का निर्माण किया होगा, उन्होंने बहुत सारी परिकल्पनाएं बनाई होंगी और एक के बाद फेल भी हुई होंगी उनकी हाइपोथेसिस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने एक बार में सोच लिया कि हाँ ये इसमें ये बैक्टीरिया है, बस ये इसके लिए सही है। अभी तक एक सही वैक्सीन क्यों नहीं आ पाई, केवल इसी वजह से क्योंकि उसके जो उसका जो एक तरीके से जो रूप रंग है या जो उसका एक तरीके से वेरिएंट है वो बदल रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस वजह से आज भी ये प्रॉब्लम 2 साल के बाद भी इसका एक सही सॉल्यूशन अभी नहीं मिला है, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग सफल है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस हम लोग उसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एडवर्ड की है डेफिनेशन 1959 के अकॉर्डिंग। इनका कहना है कि जब हम 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच में तुलना करते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो आईवी होता है उसका इम्पैक्ट डीवी पे पड़ता है, लेकिन जो डीवी होता है वो अपना इम्पैक्ट आईवी पे नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि अपोजिट वे होता है। तो जैसे जो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है वही तो प्रभाव डालेगी, जो कम इफेक्टिव प्रभाव कहाँ से छोड़ेगी, तो ये इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि जब हम 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स लेते हैं, मान लीजिए हमने 4 से 5 आईवी लिए और 7 से 8 डीवी लिए, तो अब हमें सबका एक दूसरे से मिलाना पड़ेगा। जैसे हमने 5 अगर आईवी लिए तो 5 का 10 डीवी पे इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, और जो आपका जो उनके बीच में जो है तालमेल वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट है आपकी, इसमें भी सेम है कर्लिंगर 1978 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि जब हम एक कल्पनात्मक वाक्य बनाते हैं, ऐसा वाक्य जो हम सोचते हैं कि ऐसा सही होगा, लेकिन तुलना करते हैं किसके बीच में, आईवी और डीवी के बीच में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ऐसे होती है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं विशेषताओं की बात। तो यहाँ पे विशेषताएं क्या है, पहली है आपकी परीक्षण योग्य कथन। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वो हाइपोथेसिस एक ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसको हम टेस्ट कर पाएं, जिसके हम प्रमाण दे पाएं। जो चीज़ें केवल बातों में या केवल बोलने में हो या जिनके कोई प्रमाण ना हो, तो वो चीज़ें हमारे एक तरीके से परीक्षण योग्य कथन नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर होगा। ठीक है, तो ये सही बात है, जो भी हम परिकल्पना बना रहे हैं, जो भी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट ये होना चाहिए कि वो जो परिकल्पना है वो समस्या को मतलब 100% नहीं तब भी 80 to 90% सोल्यूशन देने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे मान ली 50% ही लेना है तो मीनिंग ही क्या, फिर ऐसे 50% तो कोई भी रिसर्च दे सकता है। ठीक, तो हम जब भी रिसर्च करते हैं तो मोस्टली हमारा रिसर्च करने का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि हम प्रॉब्लम का एक सही सोल्यूशन दे पाएँ। नेक्स्ट है आपका तर्कसंगत सरलता। अब ये तो सभी जानते हैं कि अगर लॉजिक है तो रिसर्च है और लॉजिक नहीं है तो रिसर्च नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को प्रमाण देने की बात करते हैं तो वो लॉजिक सबसे पहले मांगती है वो चीज़। ठीक है, तो लॉजिक हमारा किसके बेस पे देंगे हम, जो आपके आसपास की जो चीज़ें सिचुएशन घटित हो रही है उसके बेस पे, और दूसरा जितना भी मतलब जो कुछ भी आपके आईवी और डीवी है उनके बीच में। ठीक है, तो ये सब हम लोग और उनसे जो आईवी और डीवी के बेस पे जो डाटा निकालते हैं वो प्रमाण देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्पव्यय। ठीक है, तो इसका मतलब है कम खर्चा हो। ठीक है, ऐसी हाइपोथेसिस बनाइए कि ज़्यादा खर्चा ना हो, मतलब आप आईवी और डीवी कम रखिए जिससे खर्चा ज़्यादा
ना हो। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा आईवी होंगे उतने फिर ज़्यादा डीबी इस्तेमाल होंगे, और जब डीबी इस्तेमाल होंगे तो वैसे खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मात्रात्मक मापन नियम, ठीक है। तो मात्रात्मक मतलब जब हम कोई भी रिसर्च वर्क देते हैं तो मोस्टली हमें ऐसा करना चाहिए कि वो जो रिसर्च है वो हो भले ही क्वालिटेटिव बेस, ठीक है, गुणात्मक हो, ठीक है, वो चीज़ें शब्दों में हो और उनकी विशेषताएं भी डिफाइन हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकले वो अंकों में निकले, ठीक है, जैसे हम लोग नाप तोल पाए, ठीक है, क्योंकि अंकों में हमें चीज़ों को डिफाइन करना आसान होता है। नेक्स्ट है आपका 2 या 2 से अधिक चरों के बीच समानता, ठीक है। हमने आपको अभी बोला जब भी हम रिसर्च करते हैं तो जितने भी आईवी लेते हैं और जितने भी डीवी लेते हैं तो हमारा हर एक आईवी से हर एक डीवी के बीच में एक रिलेशनशिप बैठना चाहिए। अगर कोई भी आईवी का रिलेशनशिप डीवी से नहीं बैठ रहा है तो यानी कि आपकी जो रिसर्च है उसके उस पॉइंट को आपको उसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट है आपका अस्वीकृति व स्वीकृति के समान संभावना, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च की जो हमने हाइपोथेसिस जो बनाते हैं तो बिल्कुल फिक्स होता है कि हाँ नहीं, अपन ने अगर कोई भी हाइपोथेसिस बनाई तो बिल्कुल 100% सटीक होगी या 90% या 80%। हम कोशिश पूरी ये करते हैं, हम हर एक स्टेप पे अपना पूरा ध्यान रखते हैं कि जितना भी डाटा हम जहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हमने जैसे जैसे प्री प्लान की थी, ठीक है, उनको हम बिल्कुल वैसे ही एक्सपोजर दें, ठीक है, ताकि उसका जो लास्ट में जो रिजल्ट हो, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट हमारा मेन होता है। हमारा पूरा जितना खर्चा, जितना समय और जितना ज़्यादा एरिया हम कवर करते हैं उन सब पे हमारा पूरा मतलब एक तरीके से पूरा पास्ट वर्क जो होता है 3-4 महीना जितना भी आपका लगता है या जितना भी आपका खर्चा होता है वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा ये रखना है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो, लेकिन कोशिश आप ये करें कि हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से करें ताकि लास्ट में अगर रिजेक्ट होती भी है तो आप 100% श्योर रहें कि आपकी इस स्टेप पर कोई भी गलती नहीं थी, ताकि आपको शुरू से शुरू करने की जरूरत ना पड़े। ओके, थैंक यू।